जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत का एक और दुश्मन हुआ ढेर। पाकिस्तान में भारत का दुश्मन लश्कर कमांडर कारी की मौत संदिग्ध तरीके से। जी हां दोस्तों, फिर एक और पाकिस्तानी आतंकवादी को लपेट दिया गया। दोस्तों बताएंगे कैसे हुई इसकी मौत और कैसा खूंखार आतंकवादी था ये व्यक्ति। तो वहीं आपको बताएंगे पहली बार भारत की धरती पर आ रहे हैं जापान के स्वदेशी F-2 लड़ाकू विमान दोस्तों, जिसने चीन की उड़ा दी नींद। यहां तक कि ग्लोबल टाइम्स को भी देनी पड़ गई चेतावनी। दोस्तों बताएंगे आखिर क्यों हो रहा है ऐसा पहली बार, वही आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अमेरिका के प्रेशर के बीच भी भारत रशिया का सबसे बड़ा दाव की सबसे बड़ी अपडेट आज आपको बताएंगे। रिपोर्ट के खुलासे से अमेरिका तक में हड़कंप मचने वाली है। कैसे अब नए अवतार में दिखाई देगा दशकों पुराना दोस्ती। वहीं बताएंगे आखिर किस देश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठा दी गई है। दोस्तों कौन चाहता है कि इस देश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री ना हो। चौंका देने वाली खबर बताएंगे। तो वहीं पीओके में खुला पाकिस्तान का चुनावी ढोंग। 7 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत ने कहा यह सिर्फ एक मजाक है। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन बड़े अपडेट्स आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत की ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में लंबे समय से सक्रिय एक और चेहरे का पाकिस्तान में अंत हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और हाफिज सईद का करीबी कारी सईद उर्फ अब्दुल अजीज अब जिंदा नहीं। दोस्तों इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज से पहले अचानक गिरे कारी सईद को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क में उसकी कथित भूमिका को देखते हुए यह खबर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद अहम और चौंका देने वाली मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कारी सईद अपने साथ एक बैग लेकर मस्जिद पहुंचा था। वहां उसने अपना बैग एक साथी को दिया और नमाज से पहले वुजू किया। वुजू करने के बाद जब वो मस्जिद के मुख्य हॉल की ओर जाने लगा और चप्पल उतारने के लिए बैठा ही था कि तभी अचानक जमीन पर गिर गया। पास मौजूद लोगों ने उसे उठाया और उसकी हालत बिगड़ने पर सीपीआर देने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में कारी सईद को मस्जिद में प्रवेश करते और फिर अचानक गिरते हुए देखा गया। हालांकि उसकी मौत की जो सटीक वजह है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है दोस्तों, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मस्जिद में प्रवेश करने से पहले दोस्तों उसने बाहर किसी शॉप पर या यूं कहे कि ऐसी जगह पर उसने खाना खाया था जो काफी संदिग्ध इलाका था, और वहां पर खाना खाने के बाद फिर वो मस्जिद के लिए रवाना हो गया और मस्जिद में आकर गिर गया दोस्तों, जहां अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में आप इसे इमेजिन लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो संदिग्ध तरीके से इसको मारने का प्रयास किया गया, खाने में जहर मिलाकर, या फिर कोई इसका बहुत बड़ा दुश्मन था जो इसको मारना चाह रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों ये एक आतंकवादी किस्म का व्यक्ति था और इसका इतिहास काफी पुराना था, ऐसे में इस भारत के दुश्मन की मौत पर दोस्तों आपकी क्या है निजी राय और आपको क्या लगता है, क्या इसको भी संदिग्ध तरीके से ही मारा गया इस भारत के दुश्मन को? ऐसे में इसको लेकर जांच बिठाई गई है दोस्तों। अब देखना ये होगा क्या जानकारी सामने आती है, लेकिन अगर यूं समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर कोई जानकारी सामने नहीं आई तो इसको भी संदिग्ध तरीके से ही मौत के घाट उतारा गया है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। आपकी क्या इस मुद्दे पर आए? इस जानकारी को आप अच्छा मानते हैं और मानते हैं कि आतंकवादियों की मौत निश्चित है और होनी ही चाहिए तो एक लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो अवश्य दबा दीजिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें भारत की धरती पर पहली बार आ रहे जापान के स्वदेशी F-2 लड़ाकू विमान। चीन की उड़ी नींद तो ग्लोबल टाइम्स ने दी चेतावनी। दोस्तों जापान अपने F-2 लड़ाकू विमान को इस महीने के अंत तक भारत में भेजने जा रहा है, जिसको लेकर बीजिंग से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। रिपोर्ट के अनुसार जापान इस महीने के आखिर में एक संयुक्त हवाई अभ्यास के तहत पहली बार भारत में अपने F-2 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात करने की योजना बना रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस कदम को बीजिंग के खिलाफ नई दिल्ली के साथ मिलिट्री तालमेल मजबूत करने
करने की टोक्यो की कोशिश के तौर पर दिखाया है। ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा इस पर एक लेख लिखा है। दरअसल जापान के रक्षा मंत्री शिनजीरो कोइजुमी के 17 अगस्त से भारत और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आने की उम्मीद है। नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान कोइजुमी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसमें जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी JASDF के F-2 फाइटर जेट्स की प्रस्तावित तैनाती पर चर्चा होने की संभावना है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह द्विपक्षीय ट्रेनिंग के लिए भारत में जापानी फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली तैनाती होगी। दोनों देशों ने 2023 में जापान में अपनी पहली ज्वाइंट फाइटर एक्सरसाइज की थी, जो इंडो पैसिफिक पार्टनर देशों के बीच रक्षा सहयोग के लगातार विस्तार को दिखाता है। F-2 जापान का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिकी F-16 के बराबर माना जाता है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? क्या जापान के इस स्वदेशी F-2 लड़ाकू विमान को भारत में तैनात किया जाना चाहिए? क्या यह सही कदम होगा भारत की सरकार का? क्या कहते हैं अवश्य कमेंट कीजिएगा, वहीं आपको बता दें अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत, रशिया, चीन और बाकी देशों के लिए अकड़ दिखाने का प्रयास किया है 100% टैरिफ लगाकर, जिसके बावजूद भी कैसे अपने भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, रशिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया अमेरिका को और बता दिया कि हम तुम्हारे इस टैरिफ से डरने वाले नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के प्रेशर के बीच भी भारत रशिया ने बड़ा दांव चलते हुए अब नए अवतार में दिखाई देने की कसम खा ली है। दोस्तों, दशकों पुरानी दोस्ती अब नए अवतार में देखने को मिलेगी। रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, पश्चिमी देशों के प्रेशर को धता बताते हुए भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी चल रही है। दोनों देश इस तरह से अपनी रणनीतिक साझेदारी को डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल हालात, आर्थिक और रणनीतिक बदलावों और अनिश्चितताओं का सामना कर सकें। ये साझेदारी इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि यूरेशियाई इलाका इंटरनेशनल सिस्टम में बड़े बदलावों का केंद्र बन रहा है। इससे सेंट्रल एशिया और उसके बाहरी इलाकों, जिसमें साउथ एशिया भी शामिल है, उनमें पावर का संतुलन बदल रहा है और इसके दूरगामी असर होने की संभावना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और रशिया की रणनीतिक साझेदारी और उनके बीच 8 दशकों के डिप्लोमेटिक संबंध ग्लोबल शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और समय की कसौटी पर खरे उतरे स्तंभ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रणनीतिक और खास पार्टनर के तौर पर भारत और रशिया ने आपसी सहयोग और अलग अलग इंटरनेशनल मंचों पर साथ मिलकर काम करने का अपने संकल्प को फिर से दोहराया है। भारत की पंचशील यानी 5 सिद्धांत वाली विदेश नीति की भावना के मुताबिक जो 1950 के दशक से ही इसकी पहचान रही है, ये आपसी रिश्ता एक ऐसी स्थिर और अनुमान लगाने योग्य मल्टीपोलर और न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो सभी देशों की संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और उनके आंतरिक मामलों में दखल न देने पर आधारित हो और जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सालाना शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक भारत और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग के तहत स्थापित सबसे बड़ा संस्थागत बातचीत का जरिया था। दोस्तों, ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब अभी हाल ही में या यूं कहें कि कल ही अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास किया। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया गया। इसका मकसद रशिया की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। अमेरिका ये चाह रहा है कि 100% टैरिफ के बाद अब जो देश रशिया से तेल खरीद रहे थे या कुछ भी सामान आयात कर रहे थे, अब नहीं करेंगे टैरिफ की डर की वजह से। लेकिन फिर भी दोस्तों, रशिया और भारत ने एक नया अवतार दिखाने का प्रयास किया है और अमेरिका के इस टैरिफ वाले बात को ठेंगा दिखा दिया है। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक आत्मघाती कदम ही होगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कदम होगा, तो टैरिफ वापस लेना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है, जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों। वहीं बता दें, सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री पर रोक की मांग, 2 कनाडाई सांसद ने लिख डाला पत्र। जी हां, भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। कनाडा की विपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो एनडीपी की 2 सांसदों ने अपनी सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और संघ प्रमुख मोहन भागवत को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की मांग कर दी है। एनडीपी की विदेश मामलों की प्रवक्ता हीथर मैकफरसन और इमिग्रेशन एवं रिपब्लिक सेफ्टी
मामलों की प्रवक्ता जेनी क्वान ने कनाडा की विदेश मंत्री, पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। दोनों सांसदों ने यह अपील भागवत की अगस्त के अंत में प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले कर दी है। दोस्तों, पत्र में आरएसएस को लेकर गंभीर आरोप लगाया गया है। हीथर मैकफरसन ने आरएसएस को एक चरमपंथी संगठन बताते हुए, चरमपंथी संगठन यानी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बताते हुए दावा किया है कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कनाडा में आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को डराया धमकाया जाता है। एनडीपी सांसदों का कहना है कि कनाडा में रहने वाले कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को संगठन की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा संबंधित चिंताएं हैं। हालांकि ये एनडीपी सांसदों द्वारा लगाए गए आरोप और राजनीतिक मांगे हैं। कनाडा सरकार की ओर से आरएसएस पर प्रतिबंध या मोहन भागवत के प्रस्तावित दौरे को लेकर किसी अंतिम निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, इस पर क्या है आपकी निजी राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, पीओके में खुला पाकिस्तान का चुनावी ढोंग, 7 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत ने कहा यह सिर्फ एक मजाक। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिखावटी चुनावी प्रक्रिया की पोल एक बार फिर खुल गई है। क्षेत्र में जारी भीषण जन आक्रोश और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पीओके चुनाव आयोग ने 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले तीसरे चरण के मतदान को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरी चुनावी कवायद को खारिज करते हुए इसे एक मजाक बता दिया और पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छिपाने का ढोंग करार दिया। पीओके चुनाव आयोग द्वारा जारी औपचारिक बयान के मुताबिक पुंछ जिले और सुधनोती यानी पलांद्री की कुल 7 सीटों पर 10 अगस्त को प्रस्तावित मतदान अब नहीं होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि होम सेक्रेटरी की ओर से मिली सुरक्षा रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में भड़की हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। हालांकि बाघ जिले की 3 और हवेली की 1 सीट पर तय समय के मुताबिक ही मतदान कराया जाएगा। स्थगित की गई 7 सीटों पर आगे वोटिंग कब होगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, वही पीओके में सेना के कत्लेआम के खिलाफ 9 जून से जारी विद्रोह के प्रमुख चेहरे सरदार अमान खान ने रावलाकोट से पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पुंछ जिले में 10 अगस्त को प्रस्तावित चुनाव को करवाने की कोशिश की तो उसके परिणाम बेहद खराब होंगे। अमान खान ने चुनाव न होने देने की चेतावनी, किसी की मौत पर पढ़े जाने वाला फतिहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर दी थी, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान द्वारा अगर 10 पुंछ डिवीजन में चुनाव करवाने की कोशिश की गई तो चुनाव कर्मियों की मौत तय है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं पीओके में मचे बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर यूनाइटेड नेशन की पाकिस्तान को लताड़, कहा तुम्हारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी हां, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन ने इस कार्रवाई पर पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की ये चेतावनी लगातार जारी अशांति और सार्वजनिक सभाओं और इंटरनेट तक पहुंच पर प्रतिबंधों को लेकर चिंताओं के बीच आई है। वहीं दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर उबल पड़ा पाकिस्तान, अब कहने लगा आईएमएफ और तुम दोनों भाड़ में जाओ। जी हां, पाकिस्तान के कई शहरों में शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सबने धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी की रैलियों में हिस्सा लिया। ये रैलियां सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी यानी एक तरह का टैक्स लगाने के विरोध में आयोजित की गई थी और पार्टी प्रमुख ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरे देश में और तेज करने का आह्वान किया था। पेट्रोलियम लेवी एक टैक्स है जो केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर का घरेलू बिक्री के वक्त लगाया जाता है। कराची में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों पर मार्च किया और शहर की अहम सड़कों को जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आई। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों लोग इस लेवी का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। लाहौर की रैली को संबोधित करते हुए जमाते इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने सरकार की टैक्स नीतियों की निंदा की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व उनकी कैबिनेट को कड़ी चेतावनी भी दी। उसने आगे कहा कि आपका यह दावा है कि आईएमएफ इसकी इजाजत नहीं देगा तो भाड़ में जाए आप और भाड़ में जाए आपका आईएमएफ। गरीबों पर जुल्म करना बंद करें, छात्रों पर जुल्म बंद करें। हमें नहीं पता कि आपका असली एजेंडा क्या है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये हमारा हक है, कोई खैरात नहीं, हमें ये लेवी मंजूर नहीं है। दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। आपको अपडेट कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।